अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज ये टॉपिक जो है वो 5th सेमेस्टर का है, WBC डिसऑर्डर एंड प्लेटेड सब्जेक्ट का। और आज हमने पढ़ना है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। हम पहले लेक्चर में लिम्फोमा के बारे में पढ़ चुके थे और हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हेमेटोलॉजिकल जो मैलिग्नेंसीज होते हैं उनकी 3 टाइप्स है। ल्यूकीमिया जिसमें सेल जो है वो ब्लड में पाए जाते हैं, और माइलोमा जिसमें प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडी सिक्रीटिंग सेल होता है वो बोन मैरो में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और फेरिफेरल ब्लड में भी एक्यूमुलेट होते हैं, तो उसको माइलोमा बोलते हैं। और फिर हमने लिम्फोमा पढ़ा था, मीन के सॉलिड ट्यूमर्स ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू, क्योंकि लिम्फोसाइट्स में हमारे पास बी सेल और टी सेल आते हैं, तो लिम्फोमा में बी सेल भी आ सकते हैं और टी सेल भी आ सकते हैं। अगर इन बी सेल और टी सेल की एक्युमुलेशन ब्लड में हो रही है तो इसको ल्यूकीमिया बोलते हैं, और अगर इनकी एक्युमुलेशन जो है वो एक सॉलिड ट्यूमर बन जाता है तो वो लिम्फोमा बोलते हैं। हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में हम पढ़ चुके थे कि हॉजकिन लिम्फोमा में जो है वो अक्सर बी सेल आते हैं, जबकि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो आज हम पढ़ेंगे उसमें बी सेल और टी सेल दोनों आ सकते हैं। और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिम्फोमा है। अब नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में बी सेल और टी सेल दोनों आ सकते हैं, तो बी सेल जो है वो मोस्ट कॉमन है। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में क्या है कि दीज आर द हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ न्यू प्लास्टिक डिसऑर्डर ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। वही लिम्फॉइड टिश्यू के जो है ये न्यू प्लास्टिक डिसऑर्डर है, मीन की मैलिग्नेंसी है। एग्जैक्ट काज जो है इसका अभी तक अननोन है, लेकिन पैथोजेनेसिस के बारे में क्या दुआ है। पैथोजेनेसिस कैसे है कि द मेन पैथोजेनेसिस इज द नॉर्मल बी सेल डेवलपमेंट इन द जर्मिनल सेंटर विच इंक्लूड रीअरेंजमेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जीन। बी सेल का काम जो है वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है। अब जब ये एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करते हैं तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि इन बी सेल को डेवलप होना चाहिए, इनकी मैच्योरेशन होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद ये बी सेल जो है ये एंटीजन के साथ इन कांटेक्ट आएंगे। जब एंटीजन के साथ इन कांटेक्ट आते हैं तो इसके बाद क्या होता है कि एक सोमैटिक म्यूटेशन इनमें होती है हर एक एंटीजन के ख़िलाफ़, और फिर क्या होता है कि इनमें एफिनिटी मैच्योरेशन का प्रोसेस होता है। एफिनिटी मैच्योरेशन और सोमैटिक म्यूटेशन ये म्यूटेशन ही है असल में। हर एक एंटीजन के ख़िलाफ़ जो वी, डी और जे रीजन होते हैं बी सेल के एंटीबॉडीज़ के, बी सेल के जो एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए उसमें म्यूटेशन होती है, हर एक एंटीजन के लिए अलग अलग सी म्यूटेशन होती है। वो म्यूटेशन जो है वो क्या करते हैं, इस बी सेल को इस काबिल बनाते हैं कि वो इस एंटीजन को ख़त्म करते हैं। अगर ये एंटीजन, ये म्यूटेशन जो है ये नॉर्मली हो रही है तो वेल एंड गुड, नहीं अगर इसमें कोई म्यूटेशन हो जाती है और वो बैड म्यूटेशन है, वो रॉन्ग म्यूटेशन है, वो डेंजर म्यूटेशन है, तो ऐसी कंडीशन में वो माइलोमा भी कॉज कर सकते हैं और लिम्फोमा भी कॉज कर सकते हैं। इस डेवलपमेंट में होता क्या असल में, दिस कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल जीन, डाइवर्सिटी जीन और जॉइनिंग जीन जो है वो हैवी चेन के, और वेरिएबल और जॉइनिंग सेगमेंट जो होते हैं लाइट चेन के। इनकी आपस में जो म्यूटेशन होती है वो हाइपर हो जाती है, वो डेंजरस म्यूटेशन हो जाती है। अब बी सेल लिम्फोमा जो है वो 2 टाइप्स के हैं। अब बी सेल जो है वो 2 तरह के हैं, वो नैव बी सेल है, न्यू बी सेल है, या वो एंटीजन को एक्सपोज हुए हैं वो बी सेल है। मीन के वो बी सेल जो प्रिकर्सर बी सेल हैं, उसके बाद जो प्योर बी सेल आता है, न्यू बी सेल होते हैं जिसमें अभी तक कोई स्टिमुलेशन नहीं होती, उसमें अभी तक कोई म्यूटेशन नहीं भी होती। अगर उसमें म्यूटेशन हो गई हो तो वो क्या है, सोमैटिकली म्यूटेटेड होता है, उसकी वेरिएबल जीन में म्यूटेशन आ जाती है, हुई होती है, नहीं हुई होती। अब देखो 2 तरह के हैं, 2 टाइप्स ऑफ बी सेल। म्यूटेशन कब होगी, जब वो एंटीजन के साथ विद इन कॉन्टैक्ट आएगा। 2 बात याद रखें सिंपली कि म्यूटेशन कब होगी बी सेल में, जब वो एंटीजन के साथ विद इन कॉन्टैक्ट आएगा।
अगर वो एंटीजन के साथ विद इन कॉन्टेक्ट आता है और उसके बाद उसमें म्यूटेशन होती है, तो इसका मतलब क्या है, आप डेवलपमेंट ऑफ बी सेल पढ़ ले तो वो कौन से सेल होते हैं जिनमें म्यूटेशन हुई होती है एंटीजन एक्सपोजर के बाद, तो वो सेल होते हैं जो कि जर्मिनल सेंटर में आए हुए होते हैं। जर्मिनल सेंटर क्या होता है, जर्मिनल सेंटर जो होता है वो लिम्फॉइड टिश्यू का सेंटर है जहाँ पर बी सेल जो है अपनी मैच्योरेशन हासिल करता है। वो एक नॉर्मली बी सेल से, न्यू फॉर्म बी सेल से वो एक्टिवेटेड बी सेल या एंटीजन एक्सपोज्ड बी सेल या जो है वो म्यूटेटेड बी सेल है जिसमें म्यूटेशन हुई होती है, सोमेटिक म्यूटेशन, और एफिनिटी मैच्योरेशन जिसमें हुई होती है, वो सेल। तो दो तरह की बी सेल होंगी, या तो उसमें म्यूटेशन हुई होगी या नहीं हुई होगी। अगर म्यूटेशन हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये कौन से सेल है, पोस्ट जर्मिनल म्यूटेटेड बी सेल है। क्लियर है, पोस्ट जर्मिनल मीन कि जर्मिनल सेंटर से ये लोग पास्ट हुए हैं। और विद सेकेंड नंबर पर कौन सा है, विद सोमेटिकली अनम्यूटेटेड वेरिएबल रीजन बी सेल इंडिकेट न्यू फॉर्म बी सेल। अब वो सेल जो एंटीजन को एक्सपोज अभी हुई ही नहीं है, जो न्यूली फॉर्म्ड है, सही है, अनम्यूटेटेड है, तो दो तरह के नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में दो तरह के सेल आ सकते हैं। अगर आप देखें ये, तो बोन मैरो में जब कॉमन लिम्फॉइड प्रीकर्सर बनता है तो उसके बाद प्री लिम्फोब्लास्ट होता है, फिर न्यूली फॉर्म ब्लास्ट हैं, फिर उनके बाद ये कॉर्टेक्स या मेडुला में जाकर थाइमस में या किसी भी लिम्फॉइड टिश्यू में वहाँ पर जाकर एजुकेशन के लिए। तो अगर आप देखें तो ये जर्मिनल सेंटर्स हैं, जर्मिनल सेंटर से ही बी सेल ने क्या करना होता है, पास्ड आउट होना होता है। अगर ये बी सेल यहाँ के हैं जिसको आप प्रिकर्सर सेल बी बोल सकते हैं, प्रिकर्सर बी सेल, तो ये इमेच्योर है, प्रिकर्सर बी सेल है, तो या तो लिम्फोमा में इनमें लिम्फोमा आ सकती है, ट्यूमर जो है मैलिग्नेंसी इन सेल की भी हो सकती है जो कि प्रायर्स है जर्मिनल सेंटर के, जो अभी जर्मिनल सेंटर में एंटर नहीं हुए, और यह आपको लिम्फोमा में वो सेल नज़र आएंगे जो कि जर्मिनल सेंटर में एंटर हुए हो गए हैं। सही है, तो या तो आपको ये सेल नज़र आएंगे मेंटल जोन में जो होंगे, या तो आपको ये सेल नज़र आएंगे पोस्ट जर्मिनल सेंटर्स में जो है, या फिर आपको ये सेल नज़र आएंगे बी सेल के। अब इसमें कोई बात नहीं है, बी सेल में दो तरह के सेल होते हैं। बी नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में एक प्रिकर्सर बी सेल होते हैं जो कि अभी एंटीजन एक्सप्रेशन उनकी नहीं हुई होती, और एक जो होते हैं वो जर्मिनल सेंटर से पॉज्ड हुए होते जो होते हैं, जिनमें म्यूटेशन हुई होती है, वो सेल हमारे पास होता है। क्लियर है। अब ये प्रिकर्सर बी सेल, न्यूली फॉर्म नेव बी सेल जो होते हैं, ये अब ये लिम्फोमा कॉज कर सकते हैं। जर्मिनल सेंटर है, अभी तक इनमें क्या म्यूटेशन नहीं हुई, तो ये भी लिम्फोमा कॉज कर सकते हैं। और ये भी जो पोस्ट जर्मिनल है जिनमें म्यूटेशन हुई होती है, एक एंटीजन के खिलाफ, स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ एक स्पेसिफिक म्यूटेशन हुई होती है, तो ये पोस्ट जर्मिनल सेंटर बी सेल्स होंगे, ये भी लिम्फोमा कॉज कर सकते हैं। सोमेटिकली म्यूटेटेड, अब ये कौन से हैं सोमेटिकली म्यूटेटेड? सोमेटिकली म्यूटेटेड वो सेल होते हैं जो एंटीजन को एक्सपोज हुए हैं और फिर उस एंटीजन के खिलाफ अपनी जो VDJ रीजन है उसको म्यूटेशन उन्होंने की हुई है, तो ये वो सेल है जिसमें म्यूटेशन हुई है। सोमेटिकली म्यूटेटेड वेरिएबल रीजन सेल इन द फॉलिकुलर लिम्फोमा एंड बर्केट लिम्फोमा, तो ये कौन से लिम्फोमा है? फॉलिकुलर लिम्फोमा हो गया, और बर्केट लिम्फोमा जो है वो इन सेल में होता है। और सोमेटिकली अनम्यूटेटेड जो होते हैं वो क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया और स्मॉल लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में आते हैं। जैसे इसका मतलब ये कि सोमेटिकली अनम्यूटेटेड सेल में क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया और स्मॉल लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया कॉज हो सकता है, और स्मॉल लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया या क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में हमारे पास सोमेटिकली अनम्यूटेटेड वेरिएबल रीजन वाले जो सेल है वो आएंगे। इसके अलावा पैथोजेनेसिस में एक बैक्टीरिया है जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बोलते हैं, ये भी एसोसिएशन इनकी आती है कि H पाइलोरी जो है वो मॉल्ट लिम्फोमा जो है वो कॉज कर सकती है। म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोमा जो है, लिम्फॉइड टिश्यू लिम्फोमा, ये कॉज कर सकती है। हेपेटाइटिस C वायरस जो है ये मार्जिनल जोन लिम्फोमा कॉज कर सकता है। मार्जिनल जोन मीन कि ये
मार्जिनल जोन कहाँ पर है इनका, मेंटल जोन के बाद जो होते हैं मार्जिनल जोन जो शुरू होता है, तो ये मार्जिनल जोन लिम्फोमा है मेंटल जोन में, तो ये असल में मार्जिनल जोन है, और मेंटल जोन भी इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर मेंटल सेल आते हैं। तो ये मार्जिनल सेल है और मार्जिनल जोन है, तो यहाँ पर कौन से लिम्फोमा कॉज होंगे, मार्जिनल जोन लिम्फोमा भी यहाँ पर कॉज हो सकते हैं। और ये किसमें, इसकी एसोसिएशन हेपेटाइटिस सी वायरस के साथ है। इसके अलावा जेनेटिक म्यूटेशन भी है हमारे पास, ट्रांसलोकेशन भी है, जैसे कि बर्केट लिम्फोमा में ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 8 एंड 14 के बीच होती है, जिसमें MYC जो एक प्रोटो ऑन्कोजीन्स है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, वो क्या हो जाता है, ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे फॉलिक्यूलर लिम्फोमा में अगर आप देखें BCL2, ये एक जीन है जो कि एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है, एक जीन है BCL2 जीन जो कि एक BCL2 प्रोटीन फॉर्मेशन करती है, प्रोडक्शन करती है, जो कि एंटी एपोप्टोटिक, एक मीन के एपोप्टोटिक ख़त्म करती है, सेल की डेथ को ख़त्म करते हैं, सेल को क्या बनाते हैं, उनको ज़िंदगी देती है, उसको अमर बना देते हैं। और ये आके किसके साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, IGH जीन के साथ, जो कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव जीन है। तो जब ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव जीन के साथ आप BCL2 जीन को फ्यूज़ करेंगे तो IGH जब भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि तो वो तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, तो BCL2 की भी मल्टीप्लिकेशन करेगा। जब BCL2 की मल्टीप्लिकेशन प्रोलिफरेशन होगी तो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन भी इंक्रीज़ होंगे। जब एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन इंक्रीज़ होंगे तो एंटी एपोप्टोटिक मीन की जो प्रोग्राम सेल डेथ हो रहा है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और सेल जो है उनकी लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा मेंटल सेल लिम्फोमा में देख ले साइक्लिन डी, ये सेल रेगुलेटर है, सेल की जो सेल साइकिल है उसके रेगुलेटर है, प्रोटीन है, जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 में पाए जाते हैं। और ये कहाँ पर आके IG इम्यूनोग्लोबुलिन का जो हैवी जीन है जो कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं उसके साथ प्लेस्ड हो जाते हैं, उनके साथ इसकी फ्यूजन हो जाती है। तो इससे क्या होंगे कि साइक्लिन डी की भी मिकदार इंक्रीज़ होगी, जो कि G1 फेज़ से S फेज़ में सेल साइकिल को लेकर जाते हैं, रेगुलेशन को मेंटेन रखते हैं। तो इससे क्या होगा, डिसरेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल जो है वो डिसरेगुलेट हो जाएगा। ये है पैथोजेनेसिस इसकी। क्लासिफिकेशन को अगर देखें तो इसमें कोई ख़ास क्लासिफिकेशन नहीं है, कई बार इसकी क्लासिफिकेशन हो चुकी है, रेपोपोर्ट है, ल्यू कॉलिन्स है, काइल्स है, और फिर इसके बाद वर्किंग फॉर्मुलेशन ऑफ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की क्लासिफिकेशन है, जो असल में जो हुई है 1994 में वो रियल की है, रिवाइज यूरोपियन अमेरिकन क्लासिफिकेशन ऑफ लिम्फोइड न्यूप्लाज्म। WHO वालों ने क्या किया है कि इसी रियल के जो क्लासिफिकेशन है इसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके WHO क्लासिफिकेशन बना दी है। अब WHO क्लासिफिकेशन वाले क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब इनकी क्लासिफिकेशन क्लिनिकल बेस पर भी है, मॉर्फोलॉजिकल बेस पर भी है, इम्यूनोफिनोटाइपिक बेस पर और जेनेटिक फीचर, इन सब पर डिपेंडेड है। और ये किस लिए है कि आप इसकी बैकग्राउंड चेक कर ले, गुड प्रोग्नोसिस बैड प्रोग्नोसिस चेक कर ले, और सबसे बड़ी बात रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट प्लानिंग होगी उसके बेस पर इसकी क्लासिफिकेशन की गई है कि नेचुरल हिस्ट्री क्या होगी, बैकग्राउंड कैसा होगा, प्रोग्नोसिस गुड है या बैड है, और प्लानिंग क्या होगी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की। तो क्लासिफिकेशन इन बेस पर है। अगर मॉर्फोलॉजी के बेस पर देखें तो यहाँ पर फॉलिक्यूलर लिम्फोमा और डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा होते हैं, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के जो बी सेल के टाइप हैं। तो यहाँ पर द टू मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा आर फॉलिक्यूलर लिम्फोमा और डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, जो कि क्या होंगे, जो कि मॉर्फोलॉजी के बेस पर है। और अगर आप बायोलॉजिकल बिहेवियर के बेस पर देखें, इनकी अप्रोच के बेस पर आप देखें और सडन बिहेवियर के बेस पर आप देखें, तो इसमें दो तरह के हैं, एक लो ग्रेड है और एक हाई ग्रेड है। सिंपली मीन के लो ग्रेड मीन के वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, बढ़ रहा होता है, और हाई ग्रेड होते हैं वो अग्रेसिव इन नेचर है, तेज़ी से बढ़ता है और ज़्यादा तबाही करता है, हाई ग्रेड जो होता है। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के, फेरिफेरल लिम्फ एडेनोपैथी। अगर आप लोगों को याद हो तो हॉजकिन लिम्फोमा में फेरिफेरल लिम्फ एडेनोपैथी बहुत रेयर कंडीशन में थी,
लेकिन होती थी, ये नहीं कि एब्सेंट है, थी लेकिन रेयर थी। यहाँ पर जो पेरिफेरल लैम्फ एडेनोपैथी है वो कॉमन फीचर है। मल्टीपल पेरिफेरल लैम्फ नोड्स ये भी कॉमन है। अब एक्स्ट्रा नोडल डिजीज़ हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, लेकिन NHL में कॉमन है एक्स्ट्रा नोडल डिजीज़। एक्स्ट्रा नोडल मीन कि स्प्लीन या लेवर और इसके अलावा बोन मैरो, इनकी अप्रोच कॉमन बात है। इनमें ये तीनों जो ऑर्गन्स है, स्प्लीन, लेवर और बोन मैरो, ये इफ़ेक्ट हो जाते हैं नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में, जबकि हॉजकिन लिम्फोमा में ऐसा कुछ नहीं था। तो वहाँ पर बहुत जो स्टेज 4 था, जिसको क्राइसिस स्टेज बोलेंगे, तो उसमें पाया जाता था बोन मैरो की इन्वॉल्वमेंट, बाकी नहीं थी। बोन मैरो इन्वॉल्वमेंट अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कॉमन सी बात है। मीडियास्टिनल मास, जार ट्यूमर, स्किन प्लेक्स, एर्नेड्यूल्स, ये भी क्लिनिकल फीचर्स में ही आते हैं। लो ग्रेड लिम्फोमा, अब लो ग्रेड लिम्फोमा जो है इसका मसला ये है कि ख़त्म हो जाते हैं और फिर से आ सकते हैं। रिलैप्स, इनकी रिलैप्सिंग टेंडेंसी है कि ये फिर से हो जाए। और दूसरी क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है हाई ग्रेड, लो ग्रेड से हाई ग्रेड में। ये जो बीमारी है लो ग्रेड की, वो ट्रांसफॉर्मेशन इसकी हो सकती है। सिस्टेमिक सिम्टम्स, जिसको अगर आप लोगों को याद हो, हॉजकिन लिम्फोमा में कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स या बी सिम्टम कहते थे, तो वो यहाँ पर प्रेजेंट है डायग्नोसिस के वक्त। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में हेमाटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन भी है और लिम्फ नोड बायोप्सी। तो लिम्फ नोड बायोप्सी जो है वो ज़रूरी है। सर्वाइकल या एक्सिलरी लिम्फ नोड जो है वो सेलेक्ट किए जाते हैं और इनकी डिस्टॉर्शन नहीं होती एज सच, जैसे कि लिम्फ नोड होता है तो एज सच पूरा का पूरा जो है वहाँ से निकाल देते हैं और इनकी रैप्चरिंग जो है वो नहीं होने देती। और फिर इस लिम्फ नोड बायोप्सी पर कौन सी इन्वेस्टिगेशन होती है? मॉर्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन होती है, इम्यूनोफिनोटाइपिंग, साइटोजेनेटिक एनालिसिस, मॉलिक्यूलर स्टडीज़ और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये वो टेक्निक्स है जो कि लिम्फ नोड बायोप्सी में किए जाते हैं। हेमाटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में एक नॉर्मल सी बात है, CBC तो एक बेसिक है, वो करते हैं। इसके अलावा स्मेयर, बोन मैरो, ट्रिफाइन बायोप्सी। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर बोन मैरो एस्पायरेशन नहीं करते, यहाँ पर बोन मैरो की ट्रिफाइन बायोप्सी करते हैं। और अक्सर किस केस में करते हैं अगर आप पता हो आपको, तो ये हाई स्टेज पर करते हैं, एडवांस स्टेज पर। जब डिजीज़ एडवांस हुई होती है, हाई स्टेज में आ जाती है, तब बोन मैरो ट्रिफाइन बायोप्सी करते हैं। और बोन मैरो इन्वॉल्वमेंट जो है इसको एक्स्ट्रा नोडल मीन के लिम्फ नोड्स के अलावा एक ऑर्गन है जो कि इफेक्ट होते हैं, तो इसको एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं। और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में जो है ये कॉमन होता है और हॉजकिन लिम्फोमा में ये रेयर होता है, मतलब वहाँ पर इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अगर होती भी है तो इसका मतलब कि वो स्टेज 4 पर है। ल्यूकीमिया, अगर आप लोग माइलोमा अगर आप लोगों को याद हो तो माइलोमा में हम लोग पढ़ चुके थे कि बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन के टाइप्स होते हैं। वो इंटरस्टिशियल भी हो सकता है, वो मिक्स्ड भी हो सकता है, वो नोड्यूलर भी हो सकता है, वो डिफ्यूज़ भी हो सकता है। तो सेम यहीं पर भी इसकी फोकल पैराट्रेबिक्यूलर, फोकल नॉन पैराट्रेबिक्यूलर, इंटरस्टिशियल और डिफ्यूज़। सिंपली बात यह है MCQs के हवाले से कि डिफ्यूज़ पैटर्न जो होता है इट्स द मोस्ट डेंजरस पैटर्न, और ये किस में पाया जाता है? हाई ग्रेड लिम्फोमा में, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में पाए जाते हैं। जबकि इंटरस्टिशियल या फोकल पैटर्न जो होते हैं वो लेस डेंजरस है, तो वहाँ पर ये लो ग्रेड लिम्फोमा में पाए जाते हैं। कौन से टेक्निक्स है जो कि हम फॉलो अप करते हैं अगर आपको नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो है उसको डायग्नोस करना है? तो इम्यूनोफिनोटाइपिंग करना होता है, साइटोजेनेटिक एनालिसिस। अब इम्यूनोफिनोटाइपिंग में क्या है कि हमने क्लासिफाई करना है कि ये मैच्योर सेल है और या प्रिकर्सर सेल्स हैं। फिर लिनिएज स्पेसिफिक हमने करना होता है कि ये B सेल है और या ये T सेल है। साइटोजेनेटिक एनालिसिस हमने करना होता है कि कहाँ पर ट्रांसलोकेशन हुई है, कौन कौन से क्रोमोसोम के बीच, और क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि इस ट्रांसलोकेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जीन्स रीअरेंजमेंट स्टडी हम करते हैं। ये एनालिसिस हम किस लिए यूज़ करते हैं? डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूप्लास्टिक एंड नॉन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन, कि ये जो प्रोलिफरेशन हो रही है, ये ट्यूमर जो है ये मैलिग्नेंट है या नहीं है।
और फिर हमने लिम्फोमा और अनडिफरेंशिएटेड न्यूप्लाज्म, वो न्यूप्लाज्म जिनका ओरिजिन का पता नहीं होता, एथियोलॉजी की पता नहीं होती कि कहाँ से आ रहा है और कौन से सेल्स का है, जिनकी कोई डिफ्रेंशिएशन ही ना होती हो, तो वो अनडिफरेंशिएटेड न्यूप्लाज्म होते हैं। लिम्फोमा और अनडिफरेंशिएटेड न्यूप्लाज्म के बीच हमने डिफ्रेंशिएशन करना होता है टू आइडेंटिफाई द लीनिएज ऑफ लिम्फॉइड सेल्स कि कौन से लिम्फॉइड सेल्स है, बी सेल है या टी सेल है। तो ये था नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। पेपर के बारे में आपसे ये पूछ सकते हैं कि लिम्फोमा जो है वो लिम्फॉइड टिश्यू के कैंसर को क्या बोलेंगे, तो वो लिम्फोमा बोलते हैं। और लिम्फोमा के कितने टाइप्स है, तो हॉजकिन है और नॉन हॉजकिन है। सिवियर फॉर्म कौन सा होता है, वो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का होता है। मोस्ट कॉमन कौन सा है, वो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का है। वर्ल्ड में जो है ये 6 नंबर पर है कैंसर में, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट कैंसर 6 नंबर पर वो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा आता है। और अगर डेथ रेट के मुताबिक देखा जाए तो ये 5th नंबर पर है। और 80% नॉन हॉजकिन लिम्फोमा पाए जाते हैं लिम्फोमा में। जैसे कि हॉजकिन लिम्फोमा के हम लोग क्लासिकल और नोड्यूलर हॉजकिन लिम्फोमा पढ़ा था, तो यहाँ पर नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के बिहेवियर के बेस पर लो ग्रेड और हाई ग्रेड है। लिम्फोमा को ट्यूमर ऑफ लिम्फॉइड्स टिश्यूज़ भी बोलते हैं। ये सारा जो वीडियो है ये पैथोजेनेसिस में आप लोग देख सकते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ वीडीजी लाइट या हैवी चेन जीन्स। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो एसोसिएटेड है वो एप्स्टन बार वायरस जो है वो सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के साथ, कि एप्स्टन बार वायरस, HIV, HCV और ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रॉपिक वायरस टाइप 1 जो है ये वो सेल्स हैं जो कि एसोसिएटेड है लिम्फोमा के साथ। वो पेशेंट जिनको ऑलरेडी डायग्नोज हुए हैं इन वायरल डिज़ीज़ के साथ, इन वायरस की डिज़ीज़ के साथ, तो उनको चांसेस ज़्यादा है कि उनको क्या हो जाए, लिम्फोमा काज हो जाए। जेनेटिक ट्रांसलोकेशन हमने पढ़ा, इसके अलावा H. pylori बैक्टीरिया के बारे में भी हमने पढ़ा। और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो है वो मैच्योर बी और टी सेल की भी हो सकते हैं और प्रिकर्सर बी और टी सेल की भी हो सकते हैं। तो पेपर के लिहाज से ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रीवियस पेपर आए हैं तो अभी तक उसमें इतना टेस्ट नहीं दिया हुआ लिम्फोमा को, लेकिन फिर भी आप लोग क्लिनिकली अपने एक्सपीरियंस के लिए इसको देखें। जो हॉजकिन लिम्फोमा है और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, इसकी डिफ्रेंशिएशन के बेस पर एक वीडियो मैं बनाऊंगा, आप लोग वो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग वो भी देखिए अपनी क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा इसकी पैथोफिजियोलॉजी पर कि बी सेल मेच्योरेशन कैसे होती है, फिर इनकी डिफ्रेंशिएशन कैसे होती है, तो उन पर भी एक वीडियो जो है वो इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी। तो जब तक नया क्लास हम लेंगे, एक नई वीडियो आएगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।